इस वीडियो में हम लोग आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि और ये जो आर्बिट्रेशन है लिटिगेशन से अलग कैसे है। सो द क्वेश्चन इज डिफाइन आर्बिट्रेशन एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम लिटिगेशन। अब ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ना आर्बिट्रेशन की, मैं इसमें टॉपिक ओरिएंटेड तो हूँ ही, लेकिन मैंने कोशिश करी है ना कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ओरिएंटेड रहूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि सब्जेक्ट ऐसा है इसके ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड आंसर की ही फॉर्म में होगी। तो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। इसकी जो डेफिनेशन है ना सेम टू सेम यूएन सिट्रल जैसी है। यूएन सिट्रल क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पे आर्बिट्रेशन की बात करता है। तो उसके आर्टिकल 2 क्लॉज ए में और हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कह रखा है कि आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेशन जिससे या तो परमानेंट आर्बिट्रेट इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर कर रही हो या फिर ना कर रही हो। मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस इन्होंने लिख दिया है। लेकिन अब हम इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब ही नहीं समझेंगे। तो इसमें ये होता है ना कि दो पार्टीज रहती हैं, वो दो पार्टीज क्या करती हैं, कोर्ट नहीं जाती, वो आपस में एग्रीमेंट कर लेती है कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है ना तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक खुद आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। उस आर्बिट्रेटर को या तो हम खुद चुनेंगे या फिर किसी मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन से उन्हें ये काम दे देंगे, और वो जो मतलब आर्बिट्रेटर है वो हमारा मतलब जो है फैसला सुनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि खिलौने जैसा है कि गए आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया, अब हमारे परे मानो चाहे मत मानो क्योंकि कोर्ट ने थोड़ी सुनाया। तो ऐसी बात नहीं है। आर्बिट्रेटर ने जो फैसला सुनाया है उसे कोर्ट का ही अवार्ड माना जाता है। ऐसा माना जाएगा कि सिविल कोर्ट की डिग्री है। तो ये भी नहीं है कि खिलौने जैसी चीज़ है। और एक और बात ये है, कोर्ट में आप जाओगे, एक नॉर्मल सिविल केस को सॉल्व होने में कितने साल का समय लगता है? बहुत सारा टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं यार। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अब इतना टाइम तो नहीं होता ना वेट करने के लिए। तो छोटा मोटी कोई बात है तो वो तो आर्बिट्रेटर ही सॉल्व कर देता है और जल्द से जल्द जो है मामला ख़त्म हो जाता है, निपट जाता है। तो ये फ़ायदा है हमारा आर्बिट्रेशन का, और मामला जो आर्बिट्रेशन में क्यों जाता है। तो अब आता है अगली स्लाइड पे। यहाँ पे रसल ने बोला है आर्बिट्रेशन के बारे में, तो बस यही बोला गया है कि यहाँ पे जो पार्टीज़ है वो कोर्ट ना जाके अपने पसंद के ट्रिब्यूनल पे जाते हैं अपने मैटर को सॉल्व कराने के लिए। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। मतलब जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट में नहीं जाके एक आर्बिट्रेटर के पास जाके हो रहा है। अब इसे थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं आर्बिट्रेशन है कितने तरीके के। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉन्ट्रेक्चुअल है, कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन से कहते हैं। यहाँ पे जो पार्टीज होते हैं वो क्या करती है, मतलब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करती है। सपोज किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करे वो लोग आपस में, तो उसके अंदर बताओ क्या करेंगे, नीचे ना एक आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख देंगे। कहें वो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि देखो हमारे बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ, देखो अब हम लोग बाउंड है एक कॉन्ट्रैक्ट से, हमारे बीच में एक लीगल रिलेशनशिप है। सीधी सी बात है, फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके का डिस्प्यूट तो अराइज हो सकता है ना। तो जब फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे जैसे हम लोग चुनेंगे। तो मतलब पार्टीज खुद ही अग्री करती है। या फिर क्या करेंगे वो लोग, कोई या फिर एक अलग से अग्रीमेंट बना लेंगे कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, कि हमारा कोई मैटर होगा तो हम लोग आर्बिट्रेशन में सॉल्व कराएंगे। फिर अगला है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। यहाँ पे स्टैट्यूट जो रहती है ना वो खुद ही लिख देती है, खुद ही स्टैट्यूट कहती है कि अगर पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ इस एक्ट के अंदर तो उन्हें क्या करना है, कोर्ट नहीं, उन्हें आर्बिट्रेटर के पास जाना है। अब इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1971 का सेक्शन 5। उसके बाद अगले स्लाइड पे देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है, एडहॉक आर्बिट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टीज रहती है ना वो वॉलेंटरली अग्री करती हैं मतलब आर्बिट्रेटर चुनने के लिए, मतलब क्या प्रोसीजर चुनना है। एडहॉक मतलब पार्टीज का विल रहता है, खुद प्रोसीजर चुनती हैं, खुद के लिए आर्बिट्रेटर चुनेंगी। और अगर ऐसा होता है, मान लो आर्बिट्रेटर नहीं चुन रही, ठीक है, मान लो दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट किया, फ्यूचर में जाके एक पार्टी मना करते, कहते मुझे आर्बिट्रेशन में भरोसा नहीं, मैं तो कोर्ट ही जाऊंगा। तो अब आप क्या करोगे, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा कोर्ट में इतना सारा टाइम लग जाएगा, ये गलत है, इस वजह से ऐसे कर रहा है जानबूझ के, तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अगर आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो मतलब आप हाई कोर्ट पे जाओगे, और अगर आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब आपका सोल्यूशन है। फिर आते हैं अगले तरीके के आर्बिट्रेशन पे, ये है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, जो पार्टीज रहती है खुद आर्बिट्रेटर नहीं चुनती हैं, खुद प्रोसीजर नहीं चुनती है, वो क्या करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाती हैं। अब वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इन लोगों के लिए आर्बिट्रेटर चुनेगा और उनका खुद का एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर रहता है। अब ये इंस्टीट्यूशन है कौन से, इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देन वीपो। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में भी इस बात का जिक्र है हमारे एक्ट में।
फिर आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन किसे बोलते हैं? यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे ही मतलब इंडियन लॉ से गवर्न होगा, और जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो कौन सा है? इंडियन लॉ है। और जो पार्टीज है वो भी कौन से लॉ से सब्जेक्टेड है? इंडियन लॉ। मतलब सब इंडियन 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 है। तो ये क्या हो गया हमारा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। उसके बाद अगले स्लाइड पे देखते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में। यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट जो रहते हैं ना वो मतलब फॉरेन के रहते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा कि इंडियन लॉ लगेगा कि जो फॉरेन लॉ लगेगा। इंडियन लॉ भी लग सकता है और फॉरेन लॉ भी लग सकता है। फिर अगला है हमारा, अगले स्लाइड पे देखते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ये अब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना कमर्शियल, मतलब इंडिया के अंदर जो लॉ है उस हिसाब से कमर्शियल होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि कम से कम एक पार्टी या तो मतलब बाहर रहता हो, बाहर का नेशनल हो, या फिर मतलब उसका बाहर ही रहना है, या फिर किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को लेके मामला हो जो कि इंडिया में नहीं बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। कोई ऐसी कंपनी और एसोसिएशन मतलब जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल जो है वो इंडिया से बाहर है। फिर आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं फॉरेन आर्बिट्रेशन। वो आर्बिट्रेशन जो कि इंडिया से बाहर होता है और जो यहाँ पे अवार्ड रहता है, अगर उसे इंडिया में इन्फोर्स कराना है तो वो फॉरेन अवार्ड की तरह इन्फोर्स होगा। इसे भी आके पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं आर्बिट्रेशन के। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि टेक्निकल मैटर्स में एक्सपर्टीज़ रहती है। अब जैसे आपका कोई मामला, मान लो कंपनी से रिलेटेड मामला, मैं कंपनी का बहुत ज़्यादा एग्जांपल देती हूँ, सो यू हैव टू एडजस्ट विद इट। तो मान लो कंपनी का कोई मामला है, ज़रूरी थोड़ी है जज को पता हो, तो ऐसे में क्या होगा, लेकिन आप मान लो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो लोग कंपनी में डीलिंग करते हैं, आप उनको एज आर्बिट्रेटर चुनते हो, तो अब आपके फैसले में फ़र्क तो पड़ेगा ना। वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा वो आर्बिट्रेटर कोर्ट जाने की बजाय। या फिर मान लो सपोज कोई मेडिकल रिलेटेड कुछ इशू है, टेक रिलेटेड कोई चीज़ है, तो मतलब वहाँ पे आप कंसर्न पर्सन के पास जाओगे जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है, वही ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे ना इन कंपैरिजन ऑफ कोर्ट। अब इसका मतलब इसका डीमेरिट भी माना जाता है, खैर वो अगली बात है। फिर पार्टी खुद अपना प्रोसीजर चुन सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब जैसे कोर्ट का प्रोसीजर इतना लंबा चौड़ा होता है, उनको एविडेंस मानना पड़ता है, ये वो इतने सारे एक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से प्रोसीजर चुनो जब मर्जी। तो जैसे कोर्ट की कोई रेगुलर टाइमिंग जैसे फिक्स रहती है, आर्बिट्रेशन में कोई रेगुलर टाइमिंग पे नहीं फिक्स, जब आपकी मर्जी, जब आपका आर्बिट्रेटर राजी हो, जब आप राजी हो। और आप लोग चाहे तो मतलब क्या प्रोसीजर है, कौन सा लॉ आप पे अप्लीकेबल होगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में मामले में आप चुन सकते हो कि कौन सा लॉ आप पे अप्लीकेबल होगा। फिर जो मैटर है ना वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है। कोर्ट में बात गई तब तो मतलब उसका हु हल्ला उड़ ही जाता है, उड़ ही जाएगा। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर के पास है तो आर्बिट्रेटर के पास आप सॉल्व कराओगे तो एक तो आर्बिट्रेटर को पता होगा, आपको पता होगा, सामने वाली पार्टी को पता होगा, बस खत्म। उसके बाद जो अब सबसे अच्छी बात इसकी ये है ना कि जो जजमेंट देता है, मतलब जो अवार्ड देता है आर्बिट्रेटर, उसे हम ऐसे मानते हैं ना जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सारे एडीआर में ना जितने भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग किसी का अवार्ड माना जाता है ना तो आर्बिट्रेशन का ही माना जाता है। और जल्दी अपील भी नहीं अलाउड। देखो मेरे हिसाब से ना जल्दी अपील अलाउड भी नहीं होना चाहिए। देखो होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों मानती हूँ, क्योंकि देखो आर्बिट्रेशन में ना मतलब कोई सीरियस नेचर के मैटर्स नहीं जाते, कोई बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं जाएगा, मतलब पेटे क्रिमिनल ऑफेंस जा सकता है, सिविल केसेस जाएंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे हिसाब से जो छोटे छोटे मामले होते हैं, अब उसे देखो जितना हम लोग एलोंगेट करेंगे किसी चीज़ को तो बढ़ती ही जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या है कि अपील भी बहुत कम ग्राउंड्स पे होते हैं। मान लो कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड है तो इस ग्राउंड पे अपील होगा, या फिर पार्टीज जो है वही इनकम्पिटेंट है, या फिर जो आर्बिट्रेटर है भाई वही पार्शियलिटी कर रहा है, तो यही कुछ ग्राउंड्स अपील के, वरना नॉर्मली अपील अलाउड नहीं है। आर्बिट्रेटर ने जो फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं अगले स्लाइड पे, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऑब्वियसली इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई कोर्ट के फॉलो करने ही नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो आ ही जाएगी। फिर अगला है कॉस्ट इफेक्टिव, कि अगर मान लो एक ही आर्बिट्रेटर है तो पैसा कम लगेगा। अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे। एक और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा वो है कि टाइम कम लगता है। एक जो हमारा अमेंडमेंट आया था 2015 में सेक्ट में, उसमें ये बोला गया कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसे 12 महीने के अंदर जो है अपना फैसला सुना देना है। जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया मान लो आज से, तो आज के बाद 12 महीने यानी कि 1 साल का समय उसके अंदर आपको फैसला सुना देना है।
हाँ, अगर पार्टीज चाहे तो 6 महीने का समय और ले सकते हैं, पर वैसे तो आइडियल यही है। अब अगली स्लाइड पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसकी अपील नहीं जा सकती जल्दी, तो ऐसा माना जाता है कि अपील नहीं जा सकती तो ये तो हमारे राइट्स का वायलेशन है। फिर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। मान लो अगर कई सारे आर्बिट्रेटर हैं, पीनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं, अब ऐसे में क्या होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फिर अगला है डिस्क्रिशन ऑफ आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर जो है, जो अपना फैसला देते हैं, अब वो किसी को बताने के लिए तो बाध्य नहीं है ना कि हमने इसी बेसिस पे फैसला दिया है, तो अपनी मनमर्जी भी चला सकते हैं। कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत थोड़ी, किसी को आंसरेबल थोड़ी है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो इस है लैक ऑफ फॉर्मल डिस्कवरी। पार्टीज़ के पास जो ना सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती जिससे मतलब उस केस को इवेल्युएट करें। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता इधर। उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ना, मतलब जैसे कोर्ट में होता तो कंसिस्टेंसी फिर भी रहता था, कंसिस्टेंसी मिल पाना मुश्किल है। और उसके बाद एक पब्लिक नहीं रहता मैटर, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कैसे, मैंने ये शायद पिछली वीडियो में भी बताया होगा। अब सपोज़ मान लो एक पार्टी गलत है और दूसरी पार्टी सही है, तो मान लो आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया। अब जो पार्टी मान लो सही है, अगर उसका फैसला सब लोग नहीं सुनते, जो पार्टी सही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसे अब उसका लिए तो डिसएडवांटेज ही होगा ना भाई, सही है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा वो सही है। अब आते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। यहाँ पे देखते हैं कि आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मतलब अगर आप आर्बिट्रेशन जैसे आप सुन रहे होगे ना, मतलब मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के बाद आर्बिट्रेशन की काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वैसे तो कोई एक्ट में एक्सप्रेस प्रोविजन है नहीं जिसके बारे में बात करता है, बस एक सेक्शन में लिखा 2+3 में कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिसे हम लोग आर्बिट्रेशन पे सबमिट नहीं कर सकते। तो हम अगले स्लाइड पे केस लॉ के थ्रू से देखते हैं। इस केस में ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि मतलब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसका मतलब ये आर्बिट्रेशन के लिए जा सकता है नहीं जा सकता, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट ले डाउन किया। वो टेस्ट बताओ क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। कोर्ट ने ये बोला कि देखो किस तरीके का राइट है पार्टी के पास, क्या उसके पास राइट इन रेम है या राइट इन पर्सोनम है। अगर ये राइट इन पर्सोनम है तो आर्बिट्रेशन के लिए जाएगा, और अगर ये राइट इन रेम है तो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब, राइट इन पर्सोनम वो राइट होता है जहाँ पे सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और बस उन्हीं 2 लोगों का मतलब अफेक्ट इंटरेस्ट हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जो 2 लोग हैं बस उन्हीं का राइट इफेक्ट होगा, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा। लेकिन जो राइट इन रेम रहता है उसमें पूरा मतलब पूरी पब्लिक इन्वॉल्व रहती है, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व रहता है। मतलब वो राइट आपका मतलब वो जो फैसला है उस फैसले से एक पार्टी इफेक्ट नहीं होगी, पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होगी। तो जिस फैसले से सिर्फ एक ही पार्टी इफेक्ट हो रही है वो तो आर्बिट्रेशन के लिए जा सकता है, लेकिन जिस फैसले से पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो रही है उसे आर्बिट्रेशन के लिए नहीं देंगे। समझ आ गया। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से डिस्प्यूट जो है जिसे हम आर्बिट्रेशन के लिए नहीं दे सकते। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, गार्जियनशिप के मैटर्स, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप, फिर कुछ टेस्टामेंट्री मैटर्स होते हैं, इविक्शन और टेनेंसी। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ही कोट किए हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे टेस्ट को और डिटेल में बताया गया। किस चीज़ का टेस्ट, कि सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेबल है या नहीं है। तो वही पहला राइट इन पर्सोनम होना चाहिए। उसका अगली चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ की बात कर गई है, एर्गा ओमिनेस। क्या इस फैसले की वजह से, इस आर्बिट्रेशन की वजह से किसी तीसरी पार्टी का राइट अफेक्ट होगा क्या। अगर होगा तो इसके लिए सेंट्रलाइज्ड एडजुडिकेशन होगा, कोर्ट में जाया जाएगा। फिर क्या किसी तरीके का सोवरीन या फिर पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, या फिर कहीं किसी स्टैट्यूट में लिखा गया है कि फैसला जो है मतलब इसका कोर्ट ही सुनाएगी, ये मैटर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट है। अब आता है अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम केस के थ्रू देखते हैं। तो इस केस का नाम है धर्मा प्रतीशनम वर्सेस मधोक कंस्ट्रक्शन। इस केस में ये कहा गया कि आर्बिट्रेशन का मेन मतलब यही है ना कि कोर्ट की कम से कम इंटरवेंशन हो, है ना, और जो पार्टीज है अपने पसंद के ट्रिब्यूनल पे अपना जो है मतलब मैटर की जो सोल्यूशन है वो ले ले। मतलब कोर्ट यहाँ पे कम से कम इंटरफेयर करे। ऑब्वियसली ये चीज़ बनी इस वजह से है ना कि कोर्ट का काम कम हो। अब कोर्ट ही इंटरफेयर करने लग जाए तो फिर फायदा ही क्या है। अब आता है अगले स्लाइड पे, एक और केस देखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन को कहा
कि कोई तीसरा इंसान इसमें फैसला सुना रहा है और उस तीसरे इंसान का ये जो केस है, जो पूरा मैटर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो न्यूट्रल इंसान है। आते अगले स्लाइड पे। यहाँ पे ये बोला गया कि जो आर्बिट्रेशन है ना, मतलब ये जो आर्बिट्रल प्रोसेस है वो ना एक रिले रेस की तरह होती है। रिले रेस में वो आपको पता ही होगा, उसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है, वैसे तो नॉर्मली 4 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ कुछ मीटर सबको कवर करना पड़ता है बैटन लेके। तो यही है कि मतलब हर एक इंसान, मतलब हर एक स्टेप पे इन लोगों को स्पीड दिखानी होगी, वरना तो जो मामला है रुक जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कंसिस्टेंसी की बात करी है ना, तो यही है कि हर स्टेज पे जो डिले है उसे ना करें और जल्द से जल्द जो है मैटर को सॉल्व करें। अब हम लोग आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन में फ़र्क देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लिटिगेशन में क्या होता है, एक लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्व रहती है, और आर्बिट्रेशन में क्या होगा कि जो डिस्प्यूट है इंसान कहाँ पे ले जाएगा, अपने इंडिपेंडेंट एक पर्सन के पास ले जाएगा जो कि इन लोगों को अवार्ड दे देगा। और जो लिटिगेशन होता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो रहता है काफ़ी स्पीडी रहता है। उसके बाद अगर हम लोग लिटिगेशन में लोकेशन की बात करें तो कोर्ट ऑफ लॉ में ही होगा, लेकिन आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज आपस में मिल के जो है जगह डिसाइड कर सकती हैं। लिटिगेशन में प्रिवेसी तो बिल्कुल नहीं रहती, एकदम ही पब्लिक में ओपन रहता है। आर्बिट्रेशन में जो मैटर है, जो फैसला है, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है। लिटिगेशन का प्रोसीजर फिक्स्ड रहता है। आर्बिट्रेशन में जो पार्टीज़ हैं खुद अपना प्रोसीजर चूज़ कर सकती हैं। लिटिगेशन में जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहता है वो जज रहता है, और आर्बिट्रेशन में जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहता है वो आर्बिट्रेटर रहता है, जिसे कि पार्टीज़ खुद चूज़ कर सकती हैं। जज को पार्टीज़ खुद नहीं चूज़ कर सकती। बात करें अपील की, तो लिटिगेशन में कई अपील्स अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट तक बात ले जाई जा सकती है। लेकिन आर्बिट्रेशन में तो मान लो फैसला जो है दे दिया, वो बाइंडिंग हो जाएगा। हाँ, कुछ मैटर्स हैं जहाँ पे अपील किए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लिटिगेशन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, आर्बिट्रेशन बहुत फ्लेक्सिबल है। कोई फॉर्मल प्रोसीजर है ही नहीं उन्हें फॉलो करने को, तो होगा ही फ्लेक्सिबल। और लिटिगेशन में तो आर्बिट्रेशन में किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लिटिगेशन के लिए पार्टीज कैन बी कंपेल्ड। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इफ देयर इज एनी डाउट, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू।